के बाद कराई गई आपात लैंडिंग, बड़ा हादसा टला। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जिससे पूरा देश दुख में भी है, गमजदा भी है, अफसोस भी है। अनंत पथ पर प्रधानमंत्री की मां हीराबा और कर्तव्य पथ पर बेटा। पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, मां की पार्थिव देह को कांधा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे मुश्किल वक्त, सबसे मुश्किल घड़ी थी। प्रधानमंत्री ने जूते नहीं पहने, नंगे पांव प्रधानमंत्री मोदी मां की पार्थिव देह को लेकर बाहर तक निकल कर आए घर के अंदर से। अगली तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको। प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी की माताजी जब मुक्तिधाम में मौजूद थी, प्रधानमंत्री अंतिम क्रियाएं कर रहे हैं मां के चरणों पर। आप देख रहे हैं गंगा जल लगाते हुए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें मुखाग्नि दी। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब उनको मुखाग्नि दी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री वहां उस वक्त मौजूद थे, मन भारी था, दिल भारी था, कुछ नहीं कह रहे थे, एक टक सिर्फ मां की इस अग्नि को देख रहे थे। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के लिए क्या कहा, यह तस्वीर आपने पूरे दिन देखी, लेकिन एक बेटे ने अपनी मां के लिए इस अंतिम वक्त में जो कहा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगे पांव आपको नजर आ रहे हैं। मां के पार्थिव शरीर को कांधा देते हुए एंबुलेंस तक लेकर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मां के लिए कहा, उन्होंने कहा शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, क्योंकि उनकी माताजी 100 साल की हो चुकी थी। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी मां के लिए किया। उन्होंने आगे कहा, मैं जब उनसे समय जन्मदिन पर मिला था अपनी मां से, उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यह प्रधानमंत्री मोदी ने मां के लिए कहा। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री पुत्र का जो धर्म था वो निभाने के बाद राजधर्म निभाने के लिए निकले। वो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब मुक्तिधाम से निकले, लोगों को नमस्कार नमन करते हुए उनकी गाड़ी का काफिला सीधे राजभवन पहुंचा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को दरअसल आज कोलकाता में होना था, लेकिन अचानक मां की मौत हो गई तो प्रधानमंत्री कोलकाता जाने के बजाय गुजरात चले गए। लेकिन कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटे, यहीं गुजरात में राजभवन पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़े और यहीं से कोलकाता में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। अब आप आंखें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर आपको बखूबी एहसास हो रहा होगा, 1 घंटे पहले तक वहां थे और उसके बाद चेहरे पर वो दर्द साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच कोलकाता में ममता बनर्जी थी, उनके तेवर देखिए। अगली तस्वीर दिखाई। ममता बनर्जी गुस्से में थी, आग बबूला थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगा दिए गए और पीएम मोदी के सामने मंच पर नहीं बैठी। इस गुस्से में एक बेटा मां को मुखाग्नि देकर आ रहा था, लेकिन ममता बनर्जी को उससे फर्क नहीं पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए जरा। प्रधानमंत्री मोदी पुत्र धर्म निभाने के बाद राजधर्म निभाने पहुंचे। गुजरात के ही राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में जुड़े। पीएम मोदी के चेहरे से वो दुख और उनकी आंखों से वो दर्द सब कुछ बयां कर रहा था। लेकिन इसके उलट कोलकाता के कार्यक्रम में मौजूद ममता बनर्जी मोदी के सामने मंच पर बैठने को तैयार नहीं थी। ये तस्वीर देखिए, पीछे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मां की पार्थिव देह को पंचतत्व में विलीन करने के बाद कर्तव्य पथ पर थे। लेकिन ममता दीदी इस दौरान एक बात पर इस कदर गुस्सा थी कि पीएम मोदी के सामने मंच पर न बैठकर नीचे बैठ गई। ममता की नाराजगी की वजह थी जय श्री राम के नारे।
ममता बनर्जी के पहुंचते ही वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस बात पर दीदी इतना भड़क गई कि मंच पर बैठने को तैयार नहीं थी। कोलकाता में मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ममता बनर्जी को मनाते रहे, लेकिन दीदी मंच पर नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। लेकिन बस यही फर्क है पीएम मोदी और ममता बनर्जी में। मोदी के लिए परिवार और सियासत से पहले देश है और दीदी जय श्री राम पर ही फूट पड़ी। मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं हमें हर काम राष्ट्र निर्माण के लिए करना है, देश सेवा में रुकना नहीं है। देश सेवा के बाद पीएम ने फिर गाड़ी ली और उसके बाद वापस अपने भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे भाई से मिलने। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके छोटे भाई पंकज मोदी उनके घर वापस पहुंचे कर्तव्य पथ के बाद। अब मैं आपको बताता हूं तफसील से कैसे प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने कैसे अपना कर्तव्य निभाया जो उनकी मां के प्रति उनका था। कहते हैं मां जैसी कोई नहीं, मां को खोना संसार को खोने जैसा है। मां है तो सब कुछ है, मां नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी अधूरी है, बोझिल है, दिशाहीन है। प्रधानमंत्री मोदी को भी आज इसका एहसास हो रहा होगा। जिस मां ने जन्म दिया, गोद में पाला, खिला पिलाकर बड़ा किया, संस्कार दिए, अपने बच्चों के लिए तमाम मुश्किलें झेली, लेकिन कभी आह तक नहीं की, उस मां का जाना क्या होता है, उस बेटे से ज्यादा भला कौन समझ सकता है जिसने पूरी जिंदगी मां के सपने पूरे करने में बिताए, जिसने देश और समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, घर बार तक छोड़ दिया। पीएम मोदी कल ही अपनी माताजी को देखकर दिल्ली लौटे थे। तब तक सब कुछ ठीक था, खबर यह थी कि सब ठीक है, वो जल्द स्वस्थ होंगी, घर वापस लौटेंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने तड़के 3:30 पर अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। खबर सुनते ही प्रधानमंत्री मोदी भागे भागे अहमदाबाद पहुंचे, अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे जहां हीराबा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। मां के चरण छुए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पैर पर सिर रखकर उनके प्रति अपनी भावनाओं का ऐसा इजहार किया जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। मां को श्रद्धांजलि के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी अर्थी को कांधा दिया और उन्हें लेकर शमशान तक पहुंचने के लिए एंबुलेंस तक पहुंचे। लेकिन कहते हैं ना, मोदी मां के साथ इस आखिरी पल को भी पूरी तरह से जी लेना चाहते थे। एंबुलेंस में पार्थिव शरीर के साथ वो खुद भी बैठ गए। प्रधानमंत्री खुद उस एंबुलेंस में बैठे थे जिसमें मां का पार्थिव शरीर था। शमशान घाट तक नहीं पहुंचे, पूरे रास्ते उन्हें निहारते रहे, शायद इस उम्मीद में कि क्या पता अपने आखिरी सफर में वो उनसे कुछ कह दें, जिंदगी के फलसफे को समझा दें। लेकिन ना ऐसा होता है, ना हुआ, क्योंकि जिसके साथ वो सफर कर रहे थे वो अनंत सफर पर निकल चुकी थी, जहां से कोई भी अकेले आता है और संसार के सारे मुंह माया बंधनों को तोड़कर छोड़कर अकेले ही सफर पर निकल जाता है। शमशान घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने मां को आखिरी विदाई दी, सारे विधि विधान किए, उनके आखिरी दर्शन किए, उन्हें नजदीक से निहारा, उन्हें मुखाग्नि दी। यह ऐसा पल था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे केवल उस शख्स के चेहरे से, उसके हाव भाव से पढ़ा जा सकता है जिसने अपनी मां को खोया हो, जिसके लिए संसार अधूरा हो गया, जो रो तो रहा था
जिसकी आंखें भी डबडबा रही थी, लेकिन अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वो हर जतन कर रहा था, क्योंकि मां का जाना दुनिया में उस वट वृक्ष का धराशायी होना है जिसकी छांव में कई कई पीढ़ियां आकार लेती हैं, फलती फूलती हैं। शायद इसलिए मोदी कहते हैं, मां न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे जीवन और चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी मां को ही जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द थे अपनी माता जी के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की पूरी टीम क्यों नहीं पहुंची, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे। उसके पीछे वजह है प्रधानमंत्री मोदी खुद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया सबके लिए। हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने खुद भी वही किया। मुखाग्नि देने के बाद कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए और बाकी अपने मंत्रियों को, सबको यह संदेश दिया कि आप भी दिन के जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित है वही करते रहें। लेकिन किसने क्या कुछ कहा यह मैं आपको बताऊंगा। लाल कृष्ण आडवाणी, जो प्रधानमंत्री मोदी के गुरु भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा यह आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। सबसे पहले आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए उनका तपस्वी जीवन हमारी स्मृति में रहेगा हमेशा। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, नरेंद्र भाई ने अक्सर अपनी मां के साथ साझा किए विशेष बंधन, उनकी सादगी और देखभाल करने वाले व्यक्तित्व के बारे में बात की है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी से मां के बारे में जिक्र किया। आडवाणी जी ने आगे लिखा, उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मां को खोना किसी के जीवन में सबसे कठिन होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उनका 100 सालों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मूल्यों को अपने जीवन में भी ढाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। जेपी नड्डा ने लिखा, मां का जाना अपूर्णीय क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होता है। राहुल गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री की मां हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना है। और ये आपने जाना कि कौन कौन से सियासतदानों ने क्या कहा, अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी का निधन हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। हम सब भी मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, कोई भी अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करेगा और कार्यक्रम करके ही सबको जो है दिल्ली वापस लौटना है। मां हीराबेन, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। 100 साल की आयु मां की हुई और मां की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माँ का जो साया है वो आसमान की छाया की तरह होता है और जहाँ उनका माँ का चला जाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत दुखद है, उनके परिवार के लिए दुखद है, वहीं संपूर्ण भारतवासियों के लिए भी ये बहुत दुखद क्षण है। इन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा। उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माता जी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी। माता जी ने जो नसीहत उनको दी कि कोई भी कार्य बुद्धि से और आत्मा की शुद्धि से करना चाहिए। ऐसी माँ जिन्होंने मोदी जी को संस्कार दिया, शिक्षा दिया, आत्मविश्वास दिया, पूरे जीवन ईमानदारी से काम करने की प्रेरणा दी, आज वो उनको छोड़कर चली गई। निश्चित रूप से मोदी जी के लिए भी और उनके परिवार के लिए दुखद क्षण है। तो देश के सियासतदानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कैसे श्रद्धांजलि दी आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री देश नहीं पूरे दुनिया के नेता हैं, पूरे दुनिया में लोकप्रिय हैं। तो दुनिया के नेताओं को जब पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का निधन हो गया, तो दुनिया के नेताओं ने क्या कहा है मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां के निधन पर मेरी संवेदनाएं हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपकी प्यारी मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने कहा, इस दुख की घड़ी में मैं प्रधानमंत्री मोदी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे ने कहा, श्रीमती हीराबेन मोदी के निधन के बारे में मुझे जानकारी मिली, सुनकर गहरा दुख हुआ, संवेदनाएं आपके साथ हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने लिखा, हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये दुनिया के नेता, ये वो नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, उनके साथ वक्त बिताया है अलग अलग प्रोग्राम्स में, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हो, इसलिए इनकी संवेदनाएं भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माता जी के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सी स्मृतियां, कौन सी यादें प्रधानमंत्री के दिल में हमेशा अपनी मां के लिए जिंदा रहेंगी, वो सुनिए जरा। मैं जब मां से मिलने जाता हूं तो अपने हाथ से मिठाई खिलाती है। छोटे बच्चे का जैसे मां मुंह पोंछती है, वैसे ही मां मेरा मुंह पोंछती है। मिठाई खिलाने के बाद मां रुमाल से मुंह पोंछती है। मां सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, संतान का सबसे अनमोल स्नेह मां होती है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, मां हमारा मन, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और ऐसा करते हुए वो खुद को भुला देती है। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो मेरी मां और पिताजी की देन है। मेरी मां जितनी सामान्य उतनी ही असाधारण भी है, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। मेरी मां को अपनी मां का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ। मेरी मां को नानी का चेहरा, गोद कुछ भी याद नहीं। मेरी मां अपनी मां से कोई जिद नहीं कर पाई। मां को अक्षर ज्ञान नसीब नहीं हुआ, स्कूल नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी, हर तरफ अभाव। संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से पहले बड़ा किया। परिवार में बड़ी और शादी के बाद बड़ी बहू बनी। जैसे घर की जिम्मेदारी उठाई, वैसे ही ससुराल की। मां ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया। मैं जब सीएम बना तो मां ने कहा, कभी रिश्वत मत लेना। मां के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मां को सोने गहने से भी कोई मोह नहीं है। मां पहले भी सादगी से रहती थी, आज भी रहती है। मां को दूसरों की खुशियों में खुशी मिलती थी। हमारा घर छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। कुछ पैसा जुटाने के लिए मां दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी। इससे भी मां को कुछ पैसे मिल जाते थे। अक्षर ज्ञान के बिना कोई शिक्षक कैसे होता है, ये मां में देखा। मां के सोचने का दृष्टिकोण, दूरगामी सोच हैरान कर देती है।
मां में अपनी इच्छा दूसरों पर ना थोपने की भावना। मां ध्यान रखती थी मेरे निर्णयों के बीच दीवार ना बने। बचपन से ही मां से मुझे हमेशा प्रोत्साहन मिला। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला किया तो मां ने कहा, जो तुम्हारा मन करे वही करो। जब भी मैंने उन्हें देखा, मां के जीवन में मैं भारत की नारी शक्ति की तपस्या, त्याग और समर्पण देखता हूं। मां को मुझ पर अटूट विश्वास है, अपने संस्कारों पर उन्हें भरोसा है। कोई कहता है आपका बेटा पीएम है तो गर्व होता होगा, तो मां कहती हैं मुझे उतना ही गर्व होता है जितना आपको। मां अक्सर पूछती हैं, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जो उन्होंने कलमबद्ध किए थे अपनी मां हीराबा की 100वें जन्मदिन के मौके पर, उनके बारे में जो यादें उनसे जुड़ी हैं वो उल्लेख की थी। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के साथ हमेशा खड़े रहे, उसी तरह मां ने न सिर्फ संघर्ष किया। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद वजूद प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया, तब भी मां उनके साथ खड़ी थी। बहुत से विरोधी इस फैसले के खिलाफ खड़े थे, तब भी मां कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और खुद पहुंची थी बैंक में। यह तस्वीर बताती है कि मां को अपने बच्चे के फैसले पर हमेशा गर्व और यकीन था कि जो फैसला उसने लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। अब आपको उन्हीं स्मृतियों से निकालकर कुछ तस्वीरें लाएं जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में, जहन में और उनकी एल्बम में रहेगी। यह आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एल्बम। 16 मई 2014 की तस्वीर है। चुनाव नतीजों के बाद मां से मिले थे पीएम मोदी, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीत गए थे। मैं ये कहूंगा दिल्ली जाने से पहले मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बहुत अहम तस्वीर है। 22 मई 2014 की यह तस्वीर है। पीएम बनने के बाद हीराबेन का आशीर्वाद लिया था उन्होंने। यह 17 सितंबर 2014 की तस्वीर है। पीएम बनने के बाद अपने जन्मदिन पर मां से मिलने गए थे। मां हीराबेन ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसके बाद इसके साथ ही पीएम मोदी को 5001 हाथ में भी दिए थे पैसे। 16 मई 2016 को प्रधानमंत्री की मां पहली बार पीएम आवास जब पहुंची थी, वो तस्वीर है। व्हील चेयर पर बिठाकर प्रधानमंत्री ने पूरा गार्डन उन्हें घुमाया था। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 23 अप्रैल 2019 की है। लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने जब अहमदाबाद पहुंचे थे पीएम मोदी, मां ने मोदी को शॉल और नारियल दिया था। इस वक्त 30 अक्टूबर 2019 सरदार पटेल के बर्थडे पर मां से मिले थे मोदी। 11 मार्च 2002 मोदी मां हीराबा से मिलने रात 9 बजे पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है। इस दौरान 2022 में मोदी ने उनके साथ खिचड़ी भी खाई थी। यह तस्वीर 18 जून 2022 की है। हीराबेन ने अपना 99वां जन्मदिन मनाया था। तब इस मौके पर पीएम ने मां के पैर पखारे, यानी पांव धोए उनके, फिर उस जल को अपनी आंखों से लगाया था। ये वो तस्वीर है। 4 दिसंबर 2022 की तस्वीर है ये। अभी सभी को याद होगी ये तस्वीर। गुजरात विधानसभा में वोट डालने से पहले मां से जाकर मिले थे। तब हमने शो चलाया था, मां से आशीर्वाद लिया, मां ने राज तिलक किया, मां से आशीर्वाद लिया और साथ में चाय भी पी थी। ये सारी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एल्बम में हमेशा रहेंगी। आइए अब आपको बताता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में मां के बारे में क्या कुछ कहा था कि मां उन्हें आज भी पैसे देती हैं जब वो उनसे मिलने जाते हैं। सुनिए जरा। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देती नहीं। जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। इतना बड़ा आपका घर है, जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ, आपके भाई, आपके सारे जितने भी रिश्तेदार हैं आपके साथ घर पे रहें? पहला है कि अगर मैं पीएम बनकर के घर से निकला होता तो स्वाभाविक रूप से मेरा मन रहता है कि भाई सब वही रहे। मैं एक ज़िंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ और उसके कारण एक अवस्था के बाद छोड़ना है तो मुश्किल जाता है।
उस समय जब छोड़ा तब तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब जिंदगी वो बन गई। लेकिन फिर भी कभी माँ को बुला लिया था मैंने, कुछ दिन उनके साथ बिताए थे मैंने, पर फिर भी जैसे मेरी माँ मुझे कहता है भाई तुम मेरे पीछे क्यों समय खराब करते हो, और मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे साथ रह के। मैं अपना चली जाती हूँ, मैं अपने पुराने गांव के जो लोग हैं कभी यहाँ मिलने आते तो बातें होती है, अपनी बातें होती, तुम्हारे साथ मैं क्या बात करूँ। तो स्वाभाविक है किसी का मन मेरे साथ नहीं लगेगा। तीसरा, मैं भी समय नहीं देता। जितने दिन माँ यहाँ रही तो मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था, फिर भी ये भी कोई पेन होता था कि मैं रात को 12 बजे आता हूँ तो माँ को दुख हो रहा है कि क्या कर रहा है। तो पीएम मोदी अपनी माता जी के बारे में बता रहे थे क्यों वो साथ नहीं रहती। अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले आपको बताते हैं अक्षय कुमार ने क्या लिखा। प्रधानमंत्री की मां के निधन के बाद उन्होंने लिखा, मां को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं है, भगवान आपको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अनुपम खेर साहब ने लिखा, आपका उनके प्रति प्यार और आदर जग जाहिर है, उनका स्थान आपके जीवन में कोई नहीं भर पाएगा, पर आप भारत मां के सपूत हो। देश की हर मां का आशीर्वाद आपके ऊपर है, मेरी मां का भी। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, इस क्षति जैसी कोई और क्षति नहीं हो सकती। हीराबेन जी के निधन पर मेरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री के साथ हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कंगना रनौत ने लिखा, ईश्वर प्रधानमंत्री जी को इस कठिन समय में धैर्य और शांति दे, ओम शांति। अजय देवगन ने लिखा, हीराबेन के मूल्यों ने देश को मोदी जैसा नेता दिया। सोनू सूद ने लिखा, मां कहीं जाती नहीं बल्कि कई बार ईश्वर के चरणों में जाकर इसलिए बैठ जाती हैं कि उनका पुत्र दूसरों के लिए और बेहतर कर सके। माताजी सदैव आपके साथ थीं और आपके साथ रहेंगी। अब कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री के उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सामान्य नेता थे, एक सामान्य जनसेवक थे। ये उस वक्त की तस्वीरें, उनकी माताजी हीराबा आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपनी माताजी को ले गए थे, और बहुत कम ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में मां के साथ गए हों, क्योंकि मां खुद नहीं जाया करती थी। उनका कहना था तो अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ो। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी की तस्वीर है हाल फिलहाल की जो आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के परिवार की। उनके बड़े भाई खड़े देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोम भाई मुखाग्नि के बाद जब मां का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो रहा था तो सोम भाई खुद को रोक नहीं सके, फूट फूट कर रो पड़े। प्रधानमंत्री ठीक बड़े भाई के सामने खड़े थे और उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। बहुत मुश्किल वक्त था जब दो भाई आमने सामने थे। बड़े भाई की आंखों में आंसू थे, बड़े भाई अपने गम को रोक नहीं पा रहे थे। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ने खुद को संभाला। यह वो वक्त था। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, हीराबा के बारे में, घर में उनके कौन कौन है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शायद ही पहले कभी देखी हो। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। उनकी माताजी हीराबा उनके बगल में बैठी हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की मां का नाम हीराबेन था और उनके पिता का नाम था दामोदर दास मोदी। उनके पिता का देहांत 1989 में ही हो गया था। उनके पिता नमक बनाने के फैक्ट्री में काम करते थे। दामोदर दास और हीराबेन के कुल 6 बच्चे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 भाई बहन उनको मिलाकर हैं। दोनों के 5 बेटे और एक लौती बेटी है। 6 भाई बहनों में मोदी चौथे नंबर पर है। सबसे बड़े भाई सोमा भाई मोदी हैं। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग में काम किया करते थे, अब रिटायर होकर समाज सेवा कर रहे हैं। दूसरे बड़े भाई हैं अमृत भाई मोदी, और अमृत भाई मोदी प्राइवेट कंपनी में फिटर थे। तीसरे नंबर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। चौथे नंबर पर छोटे भाई प्रहलाद मोदी हैं। प्रहलाद मोदी की किराने की दुकान है। और 5वें नंबर पर छोटी बहन बसंती बेन है। बसंती बेन गृहिणी है, उनके पति LIC में थे। 6ठे नंबर पर सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं
और पंकज मोदी सूचना विभाग से रिटायर हुए। मां हीराबेन छोटे भाई पंकज मोदी के साथ ही रहा करती थीं। आपको अब सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में अपनी मां के संघर्ष के बारे में बताते हुए, क्योंकि उनकी माता का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, उसका जिक्र करते हुए उनका गला रूंध गया। किसी तरह उन्होंने खुद को रोने से रोका। सुनिए जरा। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। अब आपको बताने जा रहा हूं वो अनमोल बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माता जी से सीखी है और सभी को सीखने की जरूरत है। क्या है वो? ये वो अनमोल चीजें हैं। मां से मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 घंटे काम करने की प्रेरणा, समय का पाबंद होना और मेहनत करना, यह भी अपनी मां से सीखा। विपरीत परिस्थितियों में सहनशील होना, यह भी माता जी से सीखा। मोदी के प्रयोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती थी मां। काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, ये उनकी माता जी के शब्द हैं। कभी घूस नहीं लोगे, कभी कोई पाप नहीं करोगे, यह भी मां ने बताया। साफ सफाई और स्वच्छता पर हमेशा ध्यान दोगे, दूसरों की पसंद का सम्मान करोगे, जरूरतमंदों की मदद करने की सीख, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माता जी से सीखी हैं। ये उनके मूल्यों में, आदर्शों में हमेशा रहेंगी। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नेता या दुनिया के नेता नहीं, देश के लोग भी आज गमजदा थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, उनकी मां का पार्थिव शरीर निकला तो आसपास के लोग रो रहे थे फूट फूट कर। आम लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए कि मेरी प्रेरणा है हीराबा है, क्योंकि मैं जब हीराबा को मिलता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ उससे, तो मुझे भी मेरा काम करना चाहिए। इसलिए हीराबा की प्रेरणा से मैं 85 इयर्स के साथ भी मैं अच्छा काम करता हूँ। अपने लाडले को, पनौते पुत्र को बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जैसा लड़का पैदा किया। वो इंडिया का पूरा नाम जो इंडियन मैप पे तो है, बल्कि पूरे राष्ट्र में उनका डंका बजा दिया। मोदी की माँ जी है ना, उसको भगवान का मानस था, उसने भगवान लेने आया, जरा भी दुख नहीं पड़ा उसको, और भगवान के धाम में पहुँच गया। भगवान उसका आत्मा ने शांति दे। मोदी अच्छा ही है, अच्छा काम करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं, माँ की भी सेवा किया, सब किया, अच्छा ही किया। आके जो हमारा गुजराती में जो रिवाज होता था वो भी कर दिया माँ के लिए। हमारे आगे प्रधानमंत्री उनकी मम्मी ऑफ हो गए, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं और हमारे देश के लिए ऐसा नेता नहीं मिलेगा। हीराबा का निधन से आज सारा मोदी परिवार नहीं, सारा भारत रो रहा है, क्योंकि मोदी जी को जिसने जन्म दिया वो हीराबा को शत शत नमन करने के लिए गुजरात में लंबी कतारें खड़ी हुई हैं। गर्व है उनके ऊपर सभी को, सभी माताओं को, देश के हर नागरिक को। उन्होंने एक ऐसा नेता देश को दिया कि जो अपने खाली देश के लिए इन्होंने काम किया। अपनी माँ के लिए पीएम बहुत कुछ कर सकता है, मगर उन्होंने बहुत सिंपल अपने मध्यम वर्ग के इंसान की तरह ही उन्होंने सब कुछ किया। उसके लिए अब बहुत प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी साहब और इस मदर, जो उन्होंने अपने बच्चे को उछल के इतना संस्कार दिया ना, उसके लिए हमें बहुत प्राउड है। बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के अंतिम वक्त में पहुंचे, मुखाग्नि दी और वापस आ गए काम करने। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? लेकिन ऐसा ही सरदार पटेल भी करते थे। उनके लिए भी दो अलग अलग पथ थे, एक परिवार का और एक देश के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे।
पीएम मोदी ने सुबह 9:26 पर माता जी को मुखाग्नि दी। इसके बाद मोदी गांधीनगर में राजभवन पहुंच गए। 10:15 पर राजभवन से काम में जुट गए। अंतिम संस्कार के 1 घंटे के बीच काम में जुटे रहे। ऐसा ही सरदार पटेल ने किया था। 1909 में सरदार पटेल ने कुछ ऐसा ही किया था। सोशल मीडिया पर मोदी की पटेल से अब तुलना हो रही है। 11 जनवरी 1909 को सरदार पटेल कोर्ट में मौजूद थे क्योंकि वकील थे। एक अहम मामले में सुनवाई हो रही थी। सरदार पटेल की पत्नी जवेरबेन पटेल बीमार चल रही थी। उस दौरान सरदार पटेल कोर्ट में जिरह कर रहे थे, बहस कर रहे थे अपने मुवक्किल के लिए। तभी एक कर्मचारी आया और पटेल को उसने टेलीग्राम दिया। पटेल ने उसे देखा और फिर जेब में रख लिया। अब सोचिए उस टेलीग्राम में ऐसा क्या था। एक वकील बहस कर रहा है जज के सामने अपने मुवक्किल के लिए, उसे टेलीग्राम आया, उसे उन्होंने जेब में रख लिया। फिर पटेल ने अपनी जिरह पूरी की। बाद में टेलीग्राम में क्या था इसका पता चला। आप जानकर ताज्जुब करेंगे। सरदार पटेल की पत्नी का निधन हो चुका था। उस टेलीग्राम में ये 2 शब्द लिखे हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले बहस को पूरा किया। बाद में जज ने पटेल से इस बारे में पूछा, तब पटेल ने कहा यह मेरा फर्ज था जो मैं निभा रहा था। मेरे मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया। मेरा केस में हाजिर होना जरूरी था। और कुछ इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पहले बेटे का भी फर्ज निभाया। अपने तमाम कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं होने दिया। वर्चुअली पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में जुड़े, सीधे गुजरात से वंदे भारत ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। यह बताता है कि मां का कर्ज भी अदा किया और देश का फर्ज भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, लेकिन सुखद ये कि ऋषभ पंत बिल्कुल ठीक है। बाल बाल बचे पंत, वापसी कब होगी अब उनके फैंस ये जानना चाहते हैं। ये ऋषभ पंत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारतीय क्रिकेट का एक सुनहरा सितारा जिस हादसे का शिकार हुआ है, तस्वीर आप देख रहे हैं ऋषभ पंत की। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऋषभ पंत के साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं ऋषभ पंत के चेहरे पर खून है। कंबल उनके ऊपर डाला गया है क्योंकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये तस्वीर भारतीय क्रिकेट के सितारे की है। ये आप देख रहे हैं, तस्वीर आपको विचलित कर सकती है इसलिए धुंधली की गई है। चेहरा खून से लाल है ऋषभ पंत का। वो एक बड़े हादसे का शिकार हुए। पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, आग लग गई उनकी गाड़ी में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ऋषभ पंत को उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या कंडीशन है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देख रहे हैं उनके पीठ पर जो घाव के निशान हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं गाड़ी, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी की रफ्तार आप देखिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को, तब लोग ज्यादा ध्यान से समझ पाएंगे। यह तस्वीर जो आपको नजर आ रही है डिवाइडर के दूसरी तरफ देखिए जरा। गाड़ी की रफ्तार देखिए ध्यान से। गाड़ी दूसरी तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गाड़ी तेजी से आई, डिवाइडर को कुचलते हुए, डिवाइडर के ऊपर जाते हुए पूरी गाड़ी, ये देख रहे हैं आप, पूरी गाड़ी की अब रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें ऋषभ पंत बैठे हुए थे। यह सीसीटीवी की तस्वीर है कि ऋषभ पंत जिस हादसे का शिकार हुए हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह सीसीटीवी तस्वीर देख ली। गाड़ी का हाल क्या हुआ, जिस गाड़ी में ऋषभ पंत थे, यह है वो गाड़ी। धू धू कर पूरी गाड़ी जलने लगी। आग के शोले में, आग के गोले में ये पूरी गाड़ी तब्दील हो गई है। ये जो आप आग देख रहे हैं, आग की लपटें, ऋषभ पंत इस गाड़ी में सवार थे। किसी तरह इस गाड़ी से निकले, आगे का विंड स्क्रीन तोड़ा उन्होंने फौरन और फिर गाड़ी से बाहर निकले, तब अपनी जान बचाई है। गाड़ी पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गई। अगली तस्वीर दिखाई सर। यह है गाड़ी की हालत आप देख रहे हैं। यह है ऋषभ की कार। कार पूरी तरह से खत्म हो गई, जलकर खाक हो गई है। ये उसके व्हील रिम आपको नजर आ रहे हैं, पर खच्चे उड़ गए गाड़ी के। इस विंड स्क्रीन से किसी तरह वो बाहर निकले, खुद अकेले ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। ये तस्वीर है उनकी गाड़ी की जो बता रही है कि किस स्थिति में यह हादसा हुआ, कैसे ऋषभ पंत बचे होंगे। गाड़ी देखकर आप अंदाजा लगाइए। गाड़ी देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें जो बैठा था शख्स वो पूरी तरह से ठीक होगा। तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये कार के परखच्चे उड़ गए, देख रहे हैं। मर्सिडीज गाड़ी थी और इसी जगह पर आकर टकराई। ये दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी डिवाइडर पर चढ़ गई पूरी गाड़ी, ये देख रहे हैं।
डिवाइडर पे मौजूद खंबे जो हैं वो तक मुड़ गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए ये हादसा कितना भीषण था। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे, कहां जा रहे थे ऋषभ पंत, क्या जरूरत थी, कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे और कैसे हादसा हुआ। देखिए ये आप देख रहे हैं, पहले तस्वीर देखिए जरा, ये देख रहे हैं ठीक इसी तरह से हादसा हुआ। गाड़ी उधर से आ रही थी दूसरी तरफ से, ये गाड़ी का हाल हो गया। गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, देखिए पूरे डिवाइडर पर चढ़ गई गाड़ी और डिवाइडर को कुचलते हुए ये देख रहे हैं पूरी गाड़ी पलटी है एक बार और पलटने के बाद आग लगी और आग में जलकर खाक हो गई। रुड़की के पास हुआ है ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट। ऋषभ पंत दरअसल कार से दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। नए साल पे अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे कि नया साल तो मां के साथ बिताऊंगा, इसलिए मां को सीधे पहुंचकर सरप्राइज देता हूं। ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे, अकेले गाड़ी में मौजूद थे। वक्त था सुबह करीब 5 बजे। पंत के साथ यह बड़ा हादसा हुआ। घर से 10 किलोमीटर पहले नारसन के पास कार का एक्सीडेंट हो गया। ये अचानक कहा जा रहा है उन्हें झपकी आई और कार डिवाइडर से टकरा गई, सीधे डिवाइडर पर चढ़ते हुए इस तरह से। टक्कर के वक्त कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई। हादसे में कार पलट गई और 200 मीटर, जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, 200 मीटर तक घिसटती हुई आई ये गाड़ी। घिसटने के बाद उसके ऑयल टैंक में जिसमें तेल भरा होता है उसमें आग लगी। तो आग लगनी पीछे से शुरू हुई, उतनी देर में ऋषभ पंत ने आगे का शीशा तोड़ा और गाड़ी से बाहर निकल आए। तेज टक्कर के बाद कार में आग लग गई। कार 6 मिनट में, सिर्फ 6 मिनट में जलकर खाक हो गई। हादसे में पंत बुरी तरह से जख्मी हो गए और पंत के चेहरे और सिर से खून बह रहा था जब वो गाड़ी से निकले। पंत की पीठ पर भी गहरी चोट लगी हुई है। हरियाणा रोडवेज का एक ड्राइवर सबसे पहले वहां पहुंचा, पंत की मदद की। गांव के लोगों ने भी पंत का रेस्क्यू किया और उनकी मदद की। फौरन 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पंत को पहले रुड़की के अस्पताल पहुंचाया गया। चोट गंभीर होने के बाद पंत को देहरादून ले जाया गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में पंत का फिलहाल इलाज चल रहा है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं उस शख्स को जो वहां मौजूद था जिस वक्त हादसा हुआ। उसने अपनी आंखों से क्या देखा वो सुनिए। मैंने देखा कि 300 मीटर 400 मीटर पहले एक गाड़ी अनियंत्रित होकर लाइट ऐसे डगमाते आके डिवाइडर से टकरा गए। परली साइड में मेरे वाली लाइन में आई। मैंने देखा अब तो बस में बिल्कुल एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि ये तो बस के अंदर घुसेगी गाड़ी। मैं ड्राइवर साइड से उतरा, मैंने देखा कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा के पड़ी थी। वो आधा बाहर था। मैंने भाग के उसका निकला, मैंने बाहर हाथ पकड़ा, इतने में साइड से कनेक्टर आ गया मेरा निकल के, खिड़की से निकल के। हमने दोनों ने खींच के साइड में कराया। वो साइड में उसको होश नहीं था, मैं कह दूं उसको होश नहीं था उस टाइम तक। पंत को कोई पता नहीं। हमने सोचा मैं डेथ हो चुकी इसकी। हमने तो इंसानियत के तौर पर उसकी जो जान बचाई थी। उसने जब उसको वो जैसे ही लेटा हुआ था ना तो वो खड़ा हो गया, पलटा लिया उसने, पलटा लिया। हमने सोचा ये तो जीवित है। हम बोले भाई कैसे कहाँ हो, बड़ा ही उठा। मैं बोला भाई इसके अंदर और भी, मैंने सबसे पहले क्राइटेरिया दी भाई इस गाड़ी के अंदर कोई बच्चा कोई लेडीज है? बोले नहीं मैं अकेला था। आप कौन हो? कनेक्टर ने पूछा आप कौन हो? बोला मैं ऋषि पंत हूँ। मैंने कहा भाई कौन ऋषि पंत? क्योंकि मैं क्रिकेट से मैं इतना वो नहीं देखता, क्रिकेट के बारे में कभी जानता नहीं उनके बारे में। मैं यही लोकल पोकल क्रिकेटर होगा और इतना बड़ा इंडियन क्रिकेटर यहाँ क्या कर रहा है। आवाज आई जैसे एक्सीडेंट होता है, जोर जोर से आवाज आई। आवाज आने के तुरंत मैं बाहर निकला तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ गाड़ी रुकी थी उसमें आग लगी हुई थी। मैं वहाँ बिन जूतियों के ही ऐसे ही दौड़ता चला गया। जब तक मैं पहुँचा तब तक वहाँ 2-3 बंदे और खड़े हुए थे और एक गाड़ी रोडवेज थी हरियाणा की शायद, वो थे। तब उन सबकी मदद से उनको फिर बाहर निकाल के सेफ जगह पे बैठा दिया गया। तोड़ के निकालना पड़ा बाहर? कांच तोड़ के निकालना पड़ा। आग लग चुकी थी पूरी गाड़ी में उस टाइम आग लगी हुई थी। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को मुखाग्नि दे रहे थे। मां का पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो रहा था। उन्हें पता चला ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गया। प्रधानमंत्री ने ऋषभ पंत के लिए क्या लिखा है देखिए जरा। प्रधानमंत्री ने लिखा, जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, तुम्हारे शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, डियर पंत बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाओ। जय शाह सचिव बीसीसीआई, उन्होंने लिखा, बोर्ड यह तय करेगा कि ऋषभ को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा मिले ताकि वो इस स्थिति से बाहर निकल सके। सूर्य कुमार यादव ने लिखा, तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं मेरे भाई, जल्दी ठीक हो चैंप। रिकी पॉन्टिंग ने लिखा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर,
उम्मीद है पंत अब बेहतर हो गए, ठीक हो गए और अपने पैरों पर वापस खड़े होंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा, पंत के लिए दुआएं। और दिल्ली कैपिटल जिसके लिए खेलते हैं उन्होंने लिखा, ऋषभ के लिए प्रार्थना है, जल्दी स्वस्थ हो जाओ कप्तान। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की माताजी को फोन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सोचिए इतनी व्यस्तता के बावजूद प्रधानमंत्री ने ऋषभ पंत की मां को फोन किया। पीएम ने मां से पंत की सेहत की जानकारी ली है, ऋषभ के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर पहुंची जहां पर हादसा हुआ था, जहां ये गाड़ी में आग लगी। उनकी जरा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। की गाड़ी इस तरीके से यहाँ लगे डिवाइडर से टकराती है और आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहाँ आपको ये टूटे हुए कांच के टुकड़े भी नजर आएंगे, ये कांच के टुकड़े भी नजर आएंगे। और ये आगे जाकर के आप देखेंगे तो एयर बैग के परखच्चे भी उड़े हुए हैं। गाड़ी के ऐसे कई टुकड़े हैं, ये गाड़ी के वो टुकड़े हैं जो कि दुर्घटना में गाड़ी जो टूटी है उसकी वजह से ये साइड में गिरे। और ये आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी थी ये मर्सिडीज बेंज थी और उसी के ये परखच्चे उड़े हुए हैं, ये टूटी हुई है। और आपकी नजरें जहां तक जाएंगी, ये आगे अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए कि किस तरीके से ये जो पूरी रेलिंग है, ये जो पूरा डिवाइडर है, ये टूटा हुआ है। और इसके बाद बस यहीं पर आकर के उनकी जो गाड़ी है वो आग के गोले में तब्दील हो जाती है। उनकी झपकी लग गई, उनकी आंख लग गई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी जो है वो 150। अब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि हमारा कप्तान, हमारा खिलाड़ी कब वापसी करेगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि कहां कहां चोट लगी है ऋषभ पंत को। उनके बॉडी पे, सिर पर 2 जगह कट है उनके, इसके अलावा दाहिनी कलाई पर चोट आई है, दाहिने घुटने का लिगामेंट फट गया है, टखने में भी चोट है उनके और पीठ में भी गंभीर चोटें हैं जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई। पैर के अंगूठे में भी चोट लगी है। खिलाड़ी है इसलिए चोटें घातक हो सकती हैं। सुनिए जरा डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या उन्हें लंबा वक्त लगेगा, सुनिए। फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ है? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन की टीम जो अभी तक सामने दिख रही है। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे अर्नब गोस्वामी के साथ षड्यंत्र किया गया। आज इसकी आवाज खुद मुख्यमंत्री ने उठाई है। अर्नब को निशाना बनाया गया। तस्वीर दिखाइए, कैसे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई, जानबूझकर साजिश के तहत उनके साथ यह सब कुछ किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, आज खुद महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा शिंदे ने, यह मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद सुनवाऊंगा भी शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं। शिंदे ने क्या कहा, उन्होंने बताया कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी ने, उद्धव सरकार ने यह पूरी साजिश रची है। देखिए, आज कहा गया, शिंदे ने कहा महाराष्ट्र के सीएम ने पूर्व सरकार पर जमकर हमला बोला, महाविकास अघाड़ी सरकार पत्रकार को धमकाती थी। सीएम शिंदे ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया विधानसभा में। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ हैं और अघाड़ी सरकार ने पत्रकारों को गिरफ्तार किया, उन्हें धमकाया, उन पर हमला किया गया। एमवीए सरकार आलोचना नहीं सुन सकती। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार की आलोचना जिसने की, जिस पत्रकार ने, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और यही वजह है कि यह षड्यंत्र अर्नब के खिलाफ रचा गया। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एकनाथ शिंदे को, जो उन्होंने विधानसभा में कहा। तो आपला कोण एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी, अरे त्याला तळोजा कुठल्या जेलमध्ये होता, तिथे जाऊन पोलिसांनी बदडायला त्याला तुम्ही जेलमध्ये टाकला, तुमच्या विरुद्ध बोलला म्हणून। आता आमच्या विरुद्ध ज्या बातम्या लावतात, आम्ही एकाला तरी फोन करतोय,
आमच्या बाजूनी बातम्या लावा म्हणून आम्ही सांगतो जे आम्ही करतोय चांगलं काम तेवढंच छापा, बाकी काय करू नका. खबरों में आगे बढ़ते हैं. आज की एक और बड़ी खबर है. खबर ये मशहूर फुटबॉलर पेले, बहुत से लोग जिन्होंने पेले का नाम सुना होगा, बहुत से लोग जिन्होंने पेले को खेलते हुए देखा होगा, उनका निधन हो गया. फुटबॉल के जादूगर कहे जाते थे, जैसे देश में ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं. ये उनकी आखिरी वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं. अब पेले के बारे में आपको बताता हूं कुछ वो बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे. यही उनको सीधी और सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो उपलब्धि है, हमेशा वो उसी तरह से याद किए जाते रहेंगे. ब्राजील के महान फुटबॉलर थे पेले और 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है. बेटी कैली ने सोशल मीडिया पर यह बात साझा की है. उन्होंने लिखा, हम जो कुछ भी हैं आपकी बदौलत है. उन्होंने लिखा, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, रेस्ट इन पीस. 29 नवंबर को अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था. पेले पेट के कैंसर से पीड़ित थे और ब्राजील को 1958, 62, 1970 में वर्ल्ड कप जिताया. पेले ने वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी रहे. 1958 में पहला वर्ल्ड कप जीता था. वेल्स के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में पहला गोल किया था उन्होंने. उस वक्त उनकी उम्र 17 वर्ष 239 दिन थी. वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी थे पेले. बचपन गरीबी में बीती. पिता सफाई कर्मी थे उनके. चाय की दुकान पर काम किया है पेले ने. मोजे में अखबार ठूंसकर गेंद बनाकर खेला करते थे. गरीबी के चलते फुटबॉल खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास. 13 साल की उम्र में लोकल क्लब से जुड़ गए और पेले ब्राजील के खेल मंत्री भी रहे. 1995 में ब्राजील के राष्ट्रपति ने उन्हें खेल मंत्री बना दिया था. फुटबॉल में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उनके नाम पर कानून बना. 1960 के दशक में नाइजीरिया में गृहयुद्ध चल रहा था और विरोधी गुट ने 58 घंटे के लिए युद्ध विराम कर दिया. क्यों? क्योंकि ताकि लागोस में पेले का मैच देखा जा सके. यह शख्सियत थी उनकी. और इस तरह के बड़े लोग जिनके साथ उनका संघर्ष जुड़ा होता है, यह ही प्रेरणादायक होता है. बहरहाल ये भारत की बात में इतना ही. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ.